हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी जोरों पे चल रही होगी। तो हार मानना नहीं है, लगातार तैयारी करना है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बिल्कुल इस पर ध्यान ना देते हुए, क्योंकि आप तैयारी के उस फेज में हो बच्चा कि लोग आप पे तीखी टिप्पणी करते रहेंगे, लेकिन आप उसको उसका जवाब ना दीजिए और मेहनत इतने खामोशी से करिए कि सफलता पूरा शोर मचा दे। ठीक है। और अपने हौसले को कभी पस्त मत होने दीजिए। पिछले क्लास में मैंने एक लाइन भी आपके लिए बोला था, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर दोस्त जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो इसीलिए कभी भी आपको बहुत ज़्यादा इस पे नहीं सोचना है और घबराना नहीं है। जितने भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी एक दूसरे को जानते हैं, और हम लोग ने भी बहुत समस्या झेली है बच्चा। ये बात नहीं है कि तुरंत मुंह उठा के गए, एग्ज़ाम दिए, सिलेक्शन हो गया। बहुत बार कभी स्कूल का गेट बंद हो जाता था, तो कभी कोई दिक्कत आ जाती थी, तो कभी सेंटर बहुत दूर होता था, तो कभी दुनिया भर की समस्याएं आती थी। कभी फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो ये उतार चढ़ाव जीवन में होते रहते हैं, ठोकरें लगती रहती हैं। इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है बच्चा। आप लोग हमसे जुड़े, हम आपसे जुड़े, एक अच्छी बात है। ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जो केवल प्रोफेशनल एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, और पर्सनल हम लोग का व्यवहार भी बहुत अच्छा होना चाहिए। एक स्टूडेंट और एक टीचर का व्यवहार एक भातृ प्रेम से भी बढ़कर होता है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को पे कोई तीखा टिप्पणी करे, कहीं आपको कोई जवाब नहीं देना है। सफलता मिलेगी। लोग वही जो आपके बारे में तीखा टिप्पणी करते हैं, वही आपके बारे में तुरंत सकारात्मक बोलने लगते हैं। तो जो सिलेक्शन होता है, पॉइंट के एक इधर और उधर की बात होती है। तो ठोकरों लगने से घबराइए ना। और एक पंच लाइन के साथ मैं आज की क्लास शुरुआत करने जा रहा हूँ। समा परवाने को जलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है। समा सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिरों को ठोकरों से होती हैं तकलीफ़ें। मुसाफिरों को ठोकरों से होती हैं तकलीफ़ें, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। तो इसी पंच लाइन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो पिछला 2 वीडियो होगा इतिहास से संबंधित, आपने देखा होगा और आप समझे होंगे। प्राचीन इतिहास के स्रोत के क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो देखेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत में हमने पहला जो एंशिएंट हिस्ट्री में डाला था सिक्के के बारे में, कि सिक्के से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। आहत सिक्के कहते हैं, सिक्कों पे कब लेखन युक्त कार्य शुरू हुआ, हिंद एवं शासक आते हैं, तो सब कुछ बताया था। अभिलेख से भी हमें क्या मिलता है, प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। अगला हमने पढ़ा था, जो हमारे विदेशी यात्री आते हैं और वो भारत के बारे में लिखते हैं, भारत के बारे में लिखते हैं कि भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी, राजनैतिक संरचना कैसी थी। हाँ, जो विदेशी यात्री आते, भारत की सामाजिक संरचना कैसी थी, राजनीतिक संरचना कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ का शासन प्रशासन कैसा था। तो समस्त भारत के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, वो जो विदेशी यात्री भारत आते हैं और भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, उससे भी प्राचीन इतिहास का स्रोत माना जाता है। तो ठीक है, इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो विदेशी यात्री जो भारत आते हैं, मुख्यतः उसमें कौन कौन आते हैं, यूनानी आते हैं, यानी ग्रीस, भूमध्य सागर के पास, यूरोप से आते हैं जो यात्री, वो भारत के बारे में लिखते हैं। जो चीन से आते हैं वो भारत के बारे में लिखते हैं, और जो अरब से आते हैं वो भारत के बारे में लिखते हैं। अगर देखा जाए तो ये रहा अपना प्यारा भारत। अगर ये वाला चीज़ देखोगे, इधर आप एक सेकंड, थोड़ा सा मैप इधर बना ले दोस्त। अगर मैप थोड़ा सा इधर बना लिया जाए, घबराना ना आप, ठीक है। ये अगर अपना भारत रहा दोस्त, तो
ये अपना मान लो हिमालय, इधर इधर देख लो यूरोप, उधर यूनानी याद रख लेना, ग्रीस। इधर देख लो मान लो अरब, तत्कालिक भारत की बात कर रहा हूँ, वर्तमान के भारत की नहीं। इधर चीन, तो चीन वाले ऐसे आते हैं भारत। तो जो यूनानी आते हैं वो भारत के बारे में कुछ लिखते हैं। अरब से आते हैं वो भारत के बारे में कुछ लिखते हैं। चीन से कुछ आते हैं वो भारत के बारे में लिखते हैं। एक चीज़ और देखते हैं, अगर यूनान की बात की जाए तो यूनान में अगर देखा जाए तो यूनान में बच्चा देखा जाए, सिकंदर का अटैक होता है। सिकंदर का भारत पर अटैक होता है 326 बीसी में, मतलब बिफोर क्राइस्ट 326 ईसा पूर्व भारत पे सिकंदर का अटैक होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत में जब इसका अटैक होता है, सिकंदर का अटैक होता है, तभी से यूनानी आते हैं क्या भारत में, तो जवाब मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात की जाए तो उस समय भी अगर देखा जाए, मतलब लगभग 2500 से 3000 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी देखा जाए तो भारत में भारतीयों में और विदेशियों में, भारतीयों और विदेशियों में आयात निर्यात यानी व्यापार कार्य होता था। व्यापार कार्य होने का मतलब विदेशी यात्री उस समय भी आते थे, और वो विदेशी यात्री मतलब कहने का मतलब सिकंदर के आक्रमण से पहले भी भारत में यूनानी आते रहे हैं और भारत के बारे में कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, और उनके पुस्तकों में और उनके विवरण में कुछ न कुछ जानकारी भारत के बारे में मिलती रहती है। तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे यूनानी और ग्रीस, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, पूरा एक एक चीज़ कहानी की तरह देखेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप का देख लीजिएगा, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लास्ट में आप अपना कंसाइज में जब करूँगा, लास्ट में आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ आपको क्या मिल रहा है, पूरा निचोड़ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए होते हुए इसको हम देखते हैं कि भारत में कौन कौन यूरोपीय आते हैं और क्या क्या लिखते हैं। ठीक है बच्चा, तो पढ़ाई एकदम जारी रखिए और ज़्यादा घबराइए ना, और किसी को सफाई साक्ष्य मत दिया, और सबसे ज़्यादा प्यार करिए अपने पढ़ाई से। अगर ये है आप इससे प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, इससे प्यार नहीं करोगे तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। समझे बच्चा? तो पढ़ाई से बहुत प्यार करो। सबको खुश रखने का मतलब तराजू पे मेढक तोलना होता है, ठीक है? तो सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पढ़ाई को, अपने बुक को खुश रखो, ठीक है? तो इसमें देखेंगे बच्चा, आप देखेंगे तो यूनानी ग्रीक, इसमें देखेंगे सिकंदर से पहले कौन कौन आता है। सिकंदर के पहले सबसे पहले जो आता है, एक यात्री आता है विदेश से, यूनान से, स्काइलस, याद रख लेना। सबसे पहले जो यात्री आ रहा है स्काइलस क्या था कि ये रहता है प्रथम ज्ञात यूनानी यात्री रहता है। यहाँ से एक टर्म याद रख लेना, ये प्रथम ज्ञात यूनानी यात्री स्काइलस रहता है। स्काइलस क्या रहता है बच्चा? प्रथम ज्ञात यूनानी यात्री रहता है। ये रहता तो है यूनान का, लेकिन इसको एक ईरानी शासक, किस राजवंश का ईरानी शासक था? एक हकमनी, सुना होगा आपने राजवंश, पढ़ाऊंगा डिटेल में, हकमनी राजवंश पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। अरे जब हम हैं तो क्या गम में, ठीक है? अब देखो, प्रथम ज्ञात यूनानी यात्री रहता है स्काइलस, इसको एक ईरानी शासक जो हकमनी राजवंश का था, इसको कहता है कि देख भैया, तुम जाओ स्काइलस और क्या करो बेटा, तुम सिंधु की खोज करो। तो ये क्या होता है, अगर आप ये देखोगे प्यारा भारत, और ये सिंधु नदी प्रवाह तंत्र, इसमें मतलब पूरा सिंधु नदी का आप पूरा क्षेत्र देखोगे, सिंधु के साथ ब्यास है, झेलम है, तमाम नदियां हैं यहाँ पे, पंचनदी कहा भी जाता है। ज्योग्राफी वाले सर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो इनको क्या होता, सिंधु की खोज में, ये मतलब सिंधु नदी और ये वाला जो क्षेत्र था, उसी की खोज में
इसको क्या होता है, ईरानी शासक भेजता है। तो सबसे पहले जो ज्ञात यूनानी यात्री हमको देखने को मिलता है, स्काईलैस भेजता है। ये सिकंदर से के आक्रमण से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और इसको हकमनी राजवंश का एक ईरानी शासक भेजता है और इसे सिंधु की खोज के लिए भेजा जाता है। जो दूसरा इसी क्रम में एक और यात्री का मिलती है जानकारी। हिकैटियस क्या आता है, हिकैटियस क्या करता है, ये जो आता है इस हिकैटियस क्या करता है, हिकैटियस नामक एक यात्री रहता है। इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था जस पीरियड। क्या पुस्तक का नाम था, जस पीरियड। जस पीरियड में इसका क्या मिलता है, सिंधु प्रदेश का विवरण मिलता है। एक टर्म याद रख लेना, सिंधु प्रदेश का विवरण मिलता है। ये कोई अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पूरे क्रम से चलने के क्रम में खाका तैयार करने, प्राचीन इतिहास की समझ डेवलप करने के लिए लाइन से चल रहे हैं। स्काईलैस क्या करता है, ईरानी शासक भेजता है, जाओ सिंधु की खोज में जाओ। हिकैटियस क्या करता है, अपनी एक पुस्तक जस पीरियड में उसमें क्या करता है, सिंधु प्रदेश का विवरण करता है। जस पीरियड में देखा जाए तो पृथ्वी की खोज, सिंधु प्रदेश का विवरण करता है। अब इसी से देखा जाए, स्काईलैस के बारे में देख लिया, हम सिकंदर से आक्रमण से पहले की बात कर रहे हैं। इस स्काईलैस के बारे में देखा, ईरानी शासक भेजता है कि जाओ बेटा, कहाँ बैठे बैठो यहाँ पे, मतलब सो रहे हो, बैठे बैठे सो रहे हो, जाओ सिंधु की खोज करके आओ। हिकैटियस क्या करता है, अपने जस पीरियड में सिंधु प्रदेश का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में अगर एक और देखा जाए विदेशी यात्री के बारे में, अब कहा देखिए, उसका नाम था टेसियस। हम देखो ना इसके बारे में, टेसियस क्या होता है, ये कभी भारत नहीं आता है लेकिन भारत के बारे में लिखता है। आप सोचोगे कि ये बताओ गुरुजी, ये भारत आता नहीं है, भारत के बारे में लिख कैसे देता है। हुआ ये था बच्चा, ये ईरान का राजवैद था। ईरान का राजवैद था। भारत तो नहीं आता, ये भारत नहीं आता, लेकिन राजवैद होने के कारण इससे क्या होते हैं, भारत से जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, जाते हैं और मिलते हैं। जब अधिकारी व्यापारी टेसियस से जाते हैं तो टेसियस का तो ये बताओ भैया भारत कैसा है, क्या क्या है इसके बारे में। अब ये जब मतलब टेसियस पूछता है तो यही अधिकारी और व्यापारी हो सकता है बढ़ा चढ़ा के बोल दिए हों। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई जैसे हमने पूछ दिया कि अच्छा कोई दिल्ली का टीचर, मान लीजिए कोई हिंदी का टीचर है, तो अलंकार थोड़ा सा हिंदी में ऐसे आते हैं, बहुत कंफ्यूजन वाला वो होता है, तो हम पूछे हिंदी में वहाँ दिल्ली में कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो कोई बच्चा आया और हमसे खूब बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोल दी कि अरे वहाँ हिंदी वैसे पढ़ाई जाता है, एक टीचर हैं बहुत ज़बरदस्त एकदम शेर व शायरी के साथ पढ़ाते हैं, अनुप्रास अलंकार पढ़ाते हैं कि एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मरहम गए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो मान लो ऐसे हमें बढ़ा चढ़ा के बता दिए। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, टेसियस जब पूछता है अधिकारियों से, व्यापारियों से भारत के बारे में, तो हो सकता है इसको खूब बढ़ा चढ़ा के भारत के बारे में बता दिया गया। तो इसने क्या किया, सुनी सुनाई बातों पे पूरा भारत के बारे में एक लिख देता है, लेख लिख देता है, विवरण लिख देता है दुनिया भर का भारत विषय में, ऐसी ऐसी चीज़ें जो लिखता है। तो ये कल्पनाशील लगता है, ये लगता है कि नहीं यार ये यथार्थ से परे है। जैसे मान लो जब वहाँ के लोग चलते हैं तो धरती हिलने लगती है, इस टाइप की कुछ बातें। तो ये टेसियस क्या होता है कि अधिकारी और व्यापारी से जो भी सुनी सुनाई बातें थी उसी के बेस पे और लिख देता है, भारत के विषय के बारे में कुछ आश्चर्यजनक विवरण दे देता है जो कल्पनाशील लगता है और यथार्थ से कोसों दूर रहता है। ये टेसियस के बारे में हो गया। जब देखा जाए अगले के बारे में देखा जाए, हेरोडोटस। आई होप सो कि हेरोडोटस के बारे में सबको पता होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को।
ये भी भारत नहीं आया था, याद रख लेने वाली बात है। ये भारत नहीं आया था, लेकिन इसकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसकी कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिका। इसे इतिहास का पिता कहते हैं। और आप सोचोगे कि सर जी इतिहास का पिता क्यों कहते हैं? कि सर्वप्रथम क्या किया, हेरोडोटस ने ही इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरुआत किया, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं। हिस्टोरिका नामक इसकी पुस्तक थी, और हिस्टोरिका नामक पुस्तक में ही इसने क्या किया, भारत और ईरान के संबंधों पर लिखा। भारत और ईरान के संबंधों पर लिखा किसमें? हिस्टोरिका। तो यहाँ से याद रखने वाला एक फैक्ट क्वेश्चन बनेगा, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। कौन सी पुस्तक लिखा? हिस्टोरिका लिखा। क्या इसमें जानकारी मिलती है? भारत और ईरान के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। और अगर पूछा जाए कि इसको इतिहास, ये कंसेप्ट है कि इतिहास का पिता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि शुरुआत इसी ने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखने की शुरुआत की। आई होप सो कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखें तो ये तो जितने भी सिकंदर जब अटैक किया तो उससे पहले के यूनानी आते हैं, उनके बारे में ये सब हमने देखा। अब जो आएंगे इम्पोर्टेंट होंगे, एग्जामिनेशन व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, सिकंदर के बाद की बात देखते हैं। PDF आपको मिल जाएगा, पहले आप इसमें पढ़ते रहिए। सॉरी, इसके साथ तो भी सिकंदर के साथ कौन कौन से इतिहासकार आते हैं? सिकंदर के साथ जो इतिहासकार, जो यात्री आता है और भारत के बारे में लिखता है, इतिहास का जो भारत यात्री आता है और भारत के बारे में लिखता है, उसका नाम था नियार्कस। नियार्कस की अगर देखा जाए तो जो इसके मतलब भारत के बारे में इसने अपनी पुस्तक लिखी है, उसकी मूल पुस्तक नहीं मिली है। ध्यान रखने वाली बात है, मूल पुस्तक नहीं मिली है। तो आप सोचोगे सर मूल पुस्तक नहीं मिली है तो फिर कैसे पता चला है? एक स्ट्रैबो जो था, स्ट्रैबो जो यात्री आता है और एरियन आता है, ये क्या करते हैं, वो जो नियार्कस लिखा रहता है, होता क्या है कि कुछ जैसे हम कोई कुछ लिखता है, थोड़ी बहुत उसकी प्रति मिली, मूल पुस्तक नहीं मिली, तो स्ट्रैबो और एरियन नामक व्यक्तियों ने क्या किया, इसके विवरण को अपनी पुस्तकों में लिखा। जैसे मान लो मैं इतिहास की पुस्तक लिखूं और इतिहास के पुस्तक को लिखूं और अपनी पुस्तक में जैसे मान लो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री बाय अमर, और उस पुस्तक में मैं केसी श्रीवास्तव साहब के कुछ कंटेंट को डालना चाहता हूं तो लिख दूं केसी श्रीवास्तव के कंटेंट का ये चीज़। ठीक उसे मूल पुस्तक तो इसका कहीं नहीं मिला है, कुछ विवरण मिले हैं, कुछ अन्य प्रतियां मिली हैं, उसी को स्ट्रैबो और एरियन ने अपनी पुस्तक में उसका विवरण किया है। ये सिकंदर के साथ भारत आया था। वही चीज़ क्या होता है, अगर एक और चीज़ देखेंगे, सिकंदर के आक्रमण की बात अगर देखा जाए ना, तो किसी भी भारतीय साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। भारतीय साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। सबके विदेशी जो साहित्य होते हैं उसी में क्या होते हैं, इसके आक्रमण का पूरा उल्लेख मिलता है। अगला जो है इसी के साथ सिकंदर के साथ आया था आनेसिक्रिटस। ये क्या करता है, ये सिकंदर की जीवनी को लिखा है। क्या लिखा है? सिकंदर के जीवनी को लिखा है। सिकंदर के जीवनी को लिखता है। तो याद रख लेना, पूछ देगा सिकंदर के जीवनी को किसने लिखा, तो बता देना भैया, टिक लगा देना। अगला जो है अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस क्या होता है भैया, इसकी एक पुस्तक थी अरिस्टोबुलस, इसकी एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ वॉर। ये हिस्ट्री ऑफ वॉर लिखता है, मतलब युद्ध का इतिहास। मतलब जितने जीवन में सिकंदर ने युद्ध किया था
उसका मतलब हिस्ट्री ऑफ वार में एरिस्टोबुलस ने लिखा है। हो सकता है मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाएं कि सिकंदर की जीवनी किसने लिखा है, तो एनेसिक्रिटस ने लिखा है। एस्ट्रोबुलस ने क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ वार लिखा है। और याद रख लेना, जो तीनों लेखक हैं ना भैया, ये क्या होता है, सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में सबसे ज़्यादा यही प्रामाणिक प्राथमिक स्रोत हैं। यहीं से जो सिकंदर के आक्रमण का प्रामाणिक प्राथमिक स्रोत, अगर भारतीय देशी साहित्य की बात की जाए तो उसमें अगर सिकंदर के आक्रमण का कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वही जो विदेशी यात्री रहते हैं उनका जो साहित्य मिलता है, उनका जो पुस्तक मिलता है, उसमें हमें क्या होता है, इनके मतलब आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब होता क्या है, इसके बाद क्या होता है कि सिकंदर के साथ ये सब आए, और आपने देखा होगा उस समय, थोड़ा सा बता दे रहे हैं डिटेल में, आप कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपका कहीं भी कोई भी कंसेप्ट अधूरा नहीं रहना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री आज के बाद आपको टफ नहीं लगने वाली है दोस्त। अगर देखा जाए उस समय ये हमारा प्यारा भारत, इधर देखो जो सिंधु नदी, सिंधु झेलम ब्यास दुनिया भर की नदी थी। इधर सिकंदर आता है, हिम्मत कैसे भी करके, कहा जाता है कि यहाँ छोटे मोटे राजाओं से लड़ता है, जिसमें पंजाब का राजा पोरस इस युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कौन, सिकंदर होता है। उस समय देखा जाए तो मगध जो क्षेत्र था, मगध का सबसे उस समय बहुत मजबूत वंश शासन कर रहा था मगध में, और मगध में शासन था किसका, नंद वंश का। और यही नंद वंश का एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था धनानंद, और धनानंद को उखाड़ फेंकते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, किसकी मदद से, चाणक्य के मदद से। ठीक है, तो ये सब पूरी कहानी जब मगध पढ़ाऊंगा, महाजनपद काल पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे आखिर धनानंद, कौन सी ऐसी घटना हो जाती है कि धनानंद को उखाड़ फेंकना पड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य का। आखिर चाणक्य ने क्यों बदला लिया धनानंद से। होता क्या है कि यही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तक्षशिला में अध्यापक थे कौन, चाणक्य। तक्षशिला में अध्यापक रहते हैं चाणक्य, और ये सिकंदर के आक्रमण से काफ़ी भारतीयों में भय रहता है कि आखिर सिकंदर पूरी दुनिया को रौंदते हुए भारत पर अटैक करने आ रहा है। कहानी की तरफ सुनना, जब पूरी दुनिया की तरह, सिकंदर के बारे में एक खासियत थी कि अगर वो युद्ध अगर यहाँ पे जीत जाता है, इस क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लेता है, तो यहाँ वो शासन नहीं करता है, वो अपने किसी सेनापति, किसी जानने वाले को, अपने किसी हितैषी को यहाँ का शासन दे देता है और युद्ध लड़ते आगे बढ़ जाता था। धुन सवार थी पूरे विश्व विजेता होने की। यही धुन और दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, उसको भी सिकंदर बनने की ख्वाहिश थी, और उसने अपने अब छोड़िए इतना डिटेल बताएंगे तो आंसर आप बता दोगे। सिकंदर बनने की धुन थी, वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। तो सिकंदर क्या करता था, आगे बढ़ता जाता था। यहीं तक्षशिला में अध्यापक थे चाणक्य। उस समय यहाँ पे काफ़ी भय की स्थिति व्याप्त होती है, और यहीं पे बात होती है कि आखिर सिकंदर के आक्रमण को कैसे रोका जाए। उसी में एक अध्यापक चाणक्य होते हैं और खड़े होते हैं, एक उपाय है, अगर बताइए तो मैं बताऊं। सब टीचर कहते हैं बताइए भाई, अध्यापक कहते हैं, तो कहते हैं जो ये 16 महाजनपद हैं उसमें सबसे मजबूत जो महाजनपद है कौन है, मगध है। अगर मगध का राजा चाहे तो 16 महाजनपद को एक करके शक्तिशाली एक साम्राज्य बने, अखंड भारत का निर्माण हो, और ये सब मिलकर सिकंदर से लड़ा जाए, तो निश्चित रूप से सिकंदर को हराया जा सकता है। सब लोग कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ही जाइए। और ये चले जाते हैं। उस समय नंद वंश का भोग विलासी शासक था धनानंद, वो जाते हैं और चाणक्य से मिलना चाहते हैं। चाणक्य से धनानंद मिलते नहीं हैं, अचानक कैसे भी पहुंच जाते हैं। इससे धनानंद काफ़ी नाराज हो जाता है और इनकी बेइज्जत करके इनको चाणक्य को दरबार से भगा देता है। इनकी शिखा पकड़ के घसीटते हुए दरबार से निकाल देता है। चाणक्य यहीं पे कसम खाते हैं कि धनानंद को मैप दिखाते हैं, अपने पूरा नक्शा दिखाते हैं, अखंड भारत की योजना समझाते हैं। इनके नक्शे को फाड़ के फेंक देता है धनानंद और कहता है तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मारेंगे।
चाणक्य क्या कहते हैं कि काफ़ी इससे नाराज होते हैं और काफ़ी हतोत्साहित होते हैं, और वो उठा के अपने नक्शे को कहते हैं कि धनानंद, तुमने नक्शे को तो फाड़ दिया, लेकिन तुम मेरे सपने को छोटा नहीं कर सकते हो, और मैं तुम्हें भी हटा के मतलब अखंड भारत का निर्माण करके ही रहूँगा, मतलब अखंड भारत का निर्माण होना तय है। और यहीं जाते हैं चाणक्य, और चाणक्य को एक शूरवीर मिल जाता है, एक तोप मिलता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त, और इसी की सहायता से धनानंद को उखाड़ फेंकते हैं, कौन, चाणक्य, और भारत में एक नए वंश की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य। और ये चंद्रगुप्त क्या करते हैं, अखंड भारत का निर्माण करते हैं। जब मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ाऊँगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा कि लगेगा सारी घटनाएँ आपके सामने घटित हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलेंगे, सॉरी उसके लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे मैं पढ़ा रहा था दोस्त, हाँ, तो अब देखो पोरस से हमने बताया काफ़ी व्यक्तित्व, लेकिन यहाँ से लौट जाता है सिकंदर। जब सिकंदर लौट जाता है तो आपको पता होगा 323 BC में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु होती है? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो उस समय अगर देखा जाए तो ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में एक राज्य था बैक्टीरिया, यहाँ का शासक था सेलुकस निकेटर। याद रखना, मैगस्थनीज पे अभी आएंगे, लेकिन ये सब समझते जाओ। सेलुकस निकेटर, मुझसे पढ़ रहे हो डिटेल में पढ़ो, कोई कंसेप्ट। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चा, प्राचीन भारत की समझ क्रिएट करिए, इसके कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट एक बार समझ गए, पूरा फैक्ट याद करा दूंगा पूरे क्लास के लास्ट में। मेरा जो लास्ट का जो कंसाइज करके बताता हूँ उसको जरूर देखना, पूरा वहाँ पे फैक्ट बताता हूँ। आजकल क्वेश्चन जो बन रहे हैं बच्चा, वो कंसेप्ट के साथ क्या हो रहा है कि फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी पूछ ले रहे हैं, और डिटेल में अगर आप नहीं बोल रहे, जो परीक्षा की अब पृष्ठभूमि अब नहीं तैयार हो रही है वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, फैक्ट के साथ कंसेप्ट भी पूछ रहा है। तो आप अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर रखिए। अगर मैं डायरेक्ट बता दूं, हाँ मैग्नेथीज की इंडिका में क्या होता है, मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ गया, तो फिर मान लीजिए घुमा फिरा के कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया, तब तो आप लटक जाओगे ना। इसीलिए प्राचीन भारत को समझने से पहले पूरे खाका को समझ लीजिए, जो खाका तैयार कर रहा हूँ, जो कहानी बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर कहीं बात हो प्राचीन इतिहास की तो आपका नॉलेज वहाँ पे झलकना चाहिए, ज्ञान को झलकना चाहिए, और लोगों को लगे हाँ ये वाकई ये बच्चा को मतलब प्राचीन इतिहास की बहुत ही बीहड़ जानकारी है। जिस तरीके से प्राचीन पढ़ रहे हैं उसी तरीके से वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, मिडवल पढ़ेंगे, उसी तरीके से मॉडर्न पढ़ेंगे, और इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे वो 323 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अफगानिस्तान में बैक्टीरिया नामक स्थान पे इसी का एक हितैषी रहता है, सेलुकस निकेटर इसका सेनापति रहता है, वो वहाँ का शासक बनता है। जब ये शासक बनता है तो ये कहता है कि जो हमारे मालिक सिकंदर छोड़ कर गए हैं उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और इनको लगता है कि अब तो धनानंद हट गया, अब मगध को हरा देना आसान है, मगध को हराना आसान है, और इसको हरा के क्या करते हैं, मगध को अगर कब्जा कर लेंगे पूरे भारत पे हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये भूल गए थे सेलुकस निकेटर कि धनानंद के बाद एक नया तोप आ गया है जिसका नाम है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है। इसमें सेलुकस निकेटर पराजित हो जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। सेलुकस निकेटर पराजित हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जीत हो जाते हैं, और बड़ा आपको सुन के आश्चर्य होगा, यहीं पे सेलुकस निकेटर पहली बार हाथी देखता है। चलिए बाद में बताएंगे ये सब। और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं।
होता क्या है कि जब सेलुकस निकेटर हार जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाएंगे, तो अब यहाँ पे होगी संधि। क्या होगी बच्चा? संधि। और संधि जब होगी, और यही जो संधि होती है, इस संधि के विषय में किसने लिखा है? एक लेखक था, एपियानस। याद रख लेना, कितने भी जटिल एग्जाम आप दोगे इतिहास से, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस संधि के बारे में लिखता है एपियानस। सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो संधि होती है उसके बारे में एपियानस लिखता है, और इसी में लिखता है कि सेलुकस निकेटर आए थे चंद्रगुप्त को हराने और दे दिए किसको? हेलेना को। सेलुकस निकेटर की बेटी रहती है, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, और यह सर्वप्रथम ज्ञात पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ज्ञात हमने बोला, हो सकता है उससे पहले हुआ हो, ठीक है। आए थे लेने मगध को, दे दिए बिटिया को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सेलुकस निकेटर हार जाते हैं और संधि एपियानस ने लिखता है, और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। इतना ही नहीं दिए, साथ में हेलेना के साथ अपने 4 क्षेत्र को देना पड़ा। अपने 4 क्षेत्र को कौन? सेलुकस निकेटर क्या करता है? सेलुकस निकेटर हेरात, उस समय देखा जाए तो इसको कहा जाता था एरिया, पूरा डिटेल में लो पढ़ लो, एरिया, और एराकोसिया, ये प्रांत है। वर्तमान का कंधार, वर्तमान का कंधार, जड्रोसिया, जड्रोसिया, वर्तमान का मकरान, वर्तमान का मकरान, कलर चेंज कर ले का भैया, मकरान, पेरिपेनिस हुई, वर्तमान का काबुल। यानी 4 क्षेत्र दे दिए। यानी सेलुकस निकेटर आए थे मगध को लेने, साथ में हेलेना का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और अपने 4 क्षेत्र देने पड़ते हैं। अपने 4 क्षेत्र देना पड़ता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन सा भैया ये 4 क्षेत्र? एरिया, वर्तमान का क्या नाम उसको? हेरात। एराकोसिया, वर्तमान का क्या नाम है? कंधार। जड्रोसिया, वर्तमान का क्या नाम है? मकरान। पेरिपेनिस हुई, वर्तमान का नाम क्या है? काबुल। ये 4 क्षेत्र प्लस हेलेना, प्लस हेलेना जी, हेलेना का विवाह किससे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और यह संभवतः पहला इंटरनेशनल मैरिज था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ज्ञात अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अब सेलुकस निकेटर का ही राजदूत था, जिसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। और यही मेगस्थनीज क्या होता है? जाता है राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्या बन के? उम्मीद करता हूँ कि ये आपका खाका पूरा तैयार हो गया होगा। मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और यही क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है राजदूत बनकर। कौन जाता है भैया? कौन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है कौन? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। ये भी मूल पुस्तक प्राप्त नहीं है, याद रख लेना। स्ट्रैबोरियन इसके बारे में लिखते हैं। अब देखो, मेगस्थनीज एक इंडिका पुस्तक लिखता है, और इंडिका पुस्तक में मौर्य काल के इसने क्या किया? इंडिका में मौर्य काल के राजनैतिक, मौर्य काल के राजनैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक, व्यापारिक जानकारी मिलती है।
थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। मौर्य काल के में इंडिका, इसी के समय क्या होता है, मैग्नेथीज के बारे में बताए, सेलुकस निकेटर का राजदूत होता है और मौर्य काल में चंद्रगुप्त के दरबार में जाता है और इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। इंडिका में ये क्या करता है, मौर्य काल का राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक जानकारियाँ जो जो इसे मिलती है अपनी पुस्तक में लिखता है। इससे क्या होता है, जो इंडिका क्या होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। किस भाषा में थी, ग्रीक भाषा में थी। इसका प्रमाण अभी मैं दे रहा हूँ। किस भाषा में थी, ग्रीक भाषा में थी। अगर इंडिका से अगर देखा जाए तो आप इतना कह सकते हो मौर्य शासन प्रशासन की जानकारी कहाँ से मिलती है, इंडिका से मिलती है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं बच्चा कि जो इंडिका है एक ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिल रही है? जवाब मिलेगा हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। इंडिका से साहित्यिक एक ऐसा स्रोत है ना जिससे हमें मौर्य काल की जानकारी मिल रही है। तो ये क्या प्राचीन इतिहास के स्रोत में इसकी अहम भूमिका है कि नहीं? बिल्कुल है। इसलिए हमने क्या किया, शुरुआत से उठाया और यहाँ तक आया। थोड़ा सा इसी में देखा जाए, इंडिका में ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चा यहाँ से, सेंड्रोकोटस कहा लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या लिखा है, सेंड्रोकोटस लिखा है। तो कहाँ पे सेंड्रोकोटस लिखा है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस इंडिका में लिखा है। इंडिका किसकी रचना थी, अब तो बता ही लोगे, मेगास्थनीज की। अब देखिए, अब इसके देखा जाए तो इंडिका अगर देखा जाए तो मूल पुस्तक तो उपलब्ध है नहीं। अगर देखा जाए तो एरियन के बारे में बताया था ना, इससे पहले बताया था, एरियन, स्ट्रैबो, ये सब ऐसे हुए, प्लिनी के विवरणों से इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। इनके जो विवरण थे इनसे क्या होता है, इंडिका की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखेंगे कि यहीं पे सेंड्रोकोटस इंडिका में इसका नाम लिखा है। बाकी यहाँ पे पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र को क्या लिखा है, पालीब्रोथा। ग्रीक भाषा में थी, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी इसलिए तो बताया ग्रीक भाषा। तो पालीब्रोथा, पाटलिपुत्र को ग्रीक भाषा थी, लैंग्वेज चेंज थी, तो इस तरीके से लिखा गया, उसको सेंड्रोकोटस कहा गया है। इनका पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा गया है। अगर नगर प्रशासन की बात की जाए तो इंडिका में ही नगर प्रशासन के बारे में लिखा जाता है कि टोटल क्या होती है, 5 समितियाँ होती, 6 समितियाँ होती हैं। 6 समितियाँ में प्रत्येक में 5 लोग थे और 30 लोगों की समिति होती है। मतलब 6 समितियाँ होती हैं और 6 समितियाँ में प्रत्येक समिति में 5 लोग रहते हैं। तो इंडिका में ही नगर प्रशासन के बारे में लिखा गया है। मौर्य साम्राज्य का जो नगर प्रशासन था उसके बारे में बच्चा इंडिका में लिखा था और इसी में 6 समितियाँ 5 सदस्यों वाली के बारे में लिखा गया है। हमने ये बताया इंडिका में ही सेंड्रोकोटस नाम लिखा रहता है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, और यहीं पे पालीब्रोथा लिखा है किसका, पाटलिपुत्र को। और इसी में अगर देखा जाए तो इंडिका में अगर देखा जाए, इंडिका में ही मेगास्थनीज ने क्या किया, टैक्स के बारे में लिखा है, कर के बारे में लिखा है, और कर के बारे में लिखा है 1/4 कर उसमें लिया जाता था। जबकि चाणक्य के, अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखा जाए उसी समय की ये भी साहित्य था, अर्थशास्त्र ने टैक्स के बारे में 1/6 लिखा है। तो ये विरोधाभासी चीज़ें थी। यहाँ पे एक तो विरोधाभासी यहाँ पे मिल जा रहा है मेगास्थनीज की इंडिका में, और यहाँ पे कौटिल्य की, चाणक्य की अर्थशास्त्र में कुछ विरोधाभास और देखने को मिलता है। मेंस में क्वेश्चन अगर दे दिया गया आपको प्राचीन भारत से और इस विरोधाभास को दे दिया आपको लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, एक चीज़ तो यही पॉइंट लिख दोगे, अगला पॉइंट लिखोगे, की पॉइंट अगला लिखोगे कि अगर आप देखोगे इंडिका पुस्तक में अगर देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि भारत में दास प्रथा दास जैसा कुछ नहीं था। मतलब यहाँ पे दास प्रथा नहीं बताया गया है, किसमें,
इंडिका में दास प्रथा नहीं बताया गया है, जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास की बात की है। ऐसा क्यों हुआ होगा? इसलिए हुआ होगा, मेगास्थनीज अगर देखा जाए यहाँ पे क्या होता है, भारत में दास की स्थिति थी, भारत में दास की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, काफ़ी गुड कंडीशन में थी कंपेयर टू यूरोप। तो शायद इसी को देख के मेगास्थनीज को लगा होगा कि भारत में कोई दास प्रथा थी नहीं, लेकिन वहीं पे मेगास्थनीज लिखता है कि इंडिका में कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी, जबकि कौटिल्य 9 प्रकार के दास की व्याख्या करते हैं अपने अर्थशास्त्र में। इतना हुआ। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेंगे तो इंडिका में 56 नदियों का जिक्र किया गया है। भारत में कितनी नदियों का जिक्र किया गया है? 56 नदियों का जिक्र किया गया है। और 56 नदियों में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है किसको? गंगा नदी को। काफ़ी डीप तो नहीं हो रहा है ना बच्चा? कमेंट बॉक्स में कर देना अगर काफ़ी आपको डीप लगे, काफ़ी ये लगे कि काफ़ी डिटेल में हो रहा है, अगर तो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मानना है ना बच्चा कि एक बार समझ डेवलप करने के लिए यार इतना तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, केसी श्रीवास्तव पढ़ोगे, रामशरण शर्मा पढ़ोगे आपको समय भी लगेगा। मैं सबका निचोड़ यहीं पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मेहनत का आप फ़ायदा उठा लीजिए, आपका समय बचेगा, और समय बचेगा तो उसमें और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपको, तो वो पढ़िएगा। चलिए, इसमें अगर देखा जाए इंडिका में कितने 56 नदियों का जिक्र मिलता है। सबसे पवित्र नदी गंगा, सबसे पवित्र नदी किसका माना गया है? गंगा को माना गया है। यहीं पे उत्तरापथ मार्ग का जिक्र मिलता है। किसका? उत्तरापथ मार्ग का जिक्र मिलता है। उत्तरापथ मार्ग का जिक्र इसलिए मिलता है, बांग्लादेश अगर देखा जाए वर्तमान का, यहाँ एक बंदरगाह था ताम्रलिप्ति, और यहाँ से देखा जाए तो इधर पूरा फैला था, ईरान तक फैला था जो इधर रोड उत्तरापथ। उसी को बाद में क्या होता है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये बंदरगाह से अगर पंजाब क्षेत्र तक आता है। उत्तरापथ मार्ग को ही शेरशाह सूरी ने सड़के आजम के नाम से विख्यात हुआ। सड़के आजम अंग्रेजों ने जब आया तो इसी का नाम जीटी रोड कर दिया। तो जीटी रोड की उत्पत्ति कहाँ से भैया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य सोचो उस समय उत्तरापथ मार्ग, उसी को शेरशाह सड़के आजम के नाम से, बाद में इसी का ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रख दिया, जीटी रोड अंग्रेजों ने रख दिया। तो ये जो आपका वर्तमान का जीटी रोड है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की देन है, और उस समय इंडिका में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखा जाए इंडिका में थोड़ा सा डिटेल में और जाएंगे तो समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये थोड़ा गलत प्रतीत होता है, क्योंकि समाज के जगह 7 वर्गों में, जबकि यहाँ पे भारत में 4 वर्गों की बात, 4 वर्ण की बात की गई है। तो समाज को 7 वर्गों में बताता है, मेगास्थनीज बताता है। इसमें कौन कौन थे? दार्शनिक थे, कृषक थे, योद्धा थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, निरीक्षक थे, सभासद थे, इतने सब। तो हमने इंडिका में देखा ये सब सारी चीज़ें। इंडिका में एक चीज़ और मिलता है कि इंडिका में ये देखने को मिलता है कि लेखक ने लिखा, मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। बिल्कुल गलत है, भारत में अकाल पड़ते हैं, लेकिन अगर वही देखा जाए तो उस समय के महास्थान अगर अभिलेख देखेंगे तो उसमें ये जिक्र मिलता है कि अकाल पड़ते हैं। हो सकता है कि जब वो भारत आया हो, अगर भारत में जो समय बिताया हो, 10 साल बिताया हो, 5 साल बिताया हो, अगर 10 वर्षों का समय बिता रहा है, उस समय कोई भारत में अकाल नहीं पड़ा होगा, तो अपने पुस्तक में लिख दिया कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। एक और थोड़ा सा उल्टी चीज़ें लिख दिया। उल्टी चीज़ लिख ये दिया कि भारत के लोगों को लेखन शैली का ज्ञान नहीं है। क्या लिखता है कि भारत के लोगों को लेखन शैली का ज्ञान नहीं है। तो उनसे कहो, अरे चाचा, जब लेखन शैली का ज्ञान नहीं था तो आपके जो काका थे चाणक्य, वो अर्थशास्त्र कैसे लिख दिए उसी समय? तो ये तो सरासर गलत है ना। अब ये लिख दिए
कि इसने ये लिखा इंडिका में कि भारतीयों को लेखन शैली का ज्ञान नहीं है। लेखन शैली का इन चाचा को ये बताना चाहिए कि चाचा लेखन शैली का तो अगर देखा जाए ज्ञान तो हड़प्पा वासियों को भी था, वो अलग बात है। उनके लिपि को हम समझ नहीं पाए हैं, उनके लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। हो सकता है कि भविष्य में 10, 20, 30 साल, 50 साल में उनके लिपि को पढ़ा जा सके, तो हो सकता है कि इतिहास का उस समय कुछ और स्वरूप होगा। वो भाव चित्रात्मक लिपि था। अगर देखेंगे तो कैसे इस तरीके का था, वो लिपि उसमें मिलती है सिंधु हड़प्पा वाली। तो लिपि का ज्ञान तो तभी से था, वो अलग बात है, इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तत्कालिक समय की बात ये कह रहा है कि लेखन शैली का ज्ञान नहीं था, तो उस समय इनके काका चाणक्य उसी समय अर्थशास्त्र की रचना करते थे, अर्थशास्त्र लिखे थे। तो बिना लेखन शैली के ज्ञान से अर्थशास्त्र की रचना कैसे संभव है दोस्तों। अब आगे देखेंगे। चलिए अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो आप भी सोचोगे कि मास्टरवा पागल हो गया है, बहुत ज़्यादा चला जा रहा है डीप में। चलिए कोई बात नहीं, अब इसमें देखेंगे कि चलिए हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। संघर्ष जितना कड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी बच्चा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लगातार वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। और परेशान ना हुआ करो यार, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मस्त तैयारी करो, इस बार सिलेक्शन एकदम तय है तुम लोग का, ठीक है। अगला अगर देखेंगे, अगला कौन आता है, डाइमेकस। इंडिका के बारे में बहुत देख लिए। डाइमेकस ये देखेंगे, ये सीरिया के शासक अंतियोकस का राजदूत था। किसका? सीरिया का शासक, सीरिया का जो शासक था, सीरिया शासक एंतियोकस, सीरिया शासक एंतियोकस का राजदूत था, दूत था। ये क्या हुआ, किसके दरबार में आया भैया, किसके दरबार में? बिंदुसार। किसके दरबार में आया? बिंदुसार पे भी बहुत लंबी कहानी है, बताएंगे बाद में। ये क्या होता, बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की, 3 मांग रखी। क्या क्या मांगा? ये मीठी मदिरा, वाह जी वाह, भरी बरसात में पी लेने दो। सूखी अंजीर, मीठी मदिरा की मांग रखते हैं, सूखी अंजीर की मांग रखते हैं और दार्शनिक की मांग रखते हैं। इनकी 2 मांगे पूरी की गई। मीठी मदिरा दिया गया, सूखी अंजीर दिया गया, दार्शनिक नहीं दिया गया। तो याद रख लेना, डाइमेकस आता है। डाइमेकस क्या होता है? बिंदुसार के समय आता है। बिंदुसार अपनी 3 मांगों को रखता है, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर। तो जितने भी भारत में आते हैं, विदेशी यात्री आते हैं, कुछ न कुछ भारत के बारे में विवरण देते हैं और उससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। अगर अगला देखा जाए, अगला देखा जाए तो डायनोसियस, डायनोसियस ये मिस्र के शासक टालमी का दूत था। मिस्र के शासक, याद रख लेना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। मिस्र के शासक टालमी का दूत था। किसके मिस्र के साथ टालमी का दूत था। किसके दरबार में आया? अशोक के दरबार में आया था भैया, अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। तो याद रख लेना। फिर देखो, डायनोसियस क्या होता है? मिस्र के शासक टालमी का दूत रहता है, टालमी का दूत रहता है और ये अशोक के दरबार में आया था। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अशोक क्या था कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अपने बहुत सारे दूतों को हर देश में भेजा था। उधर से भी दूत आते हैं अशोक के दरबार में। उसी के क्रम में डायनोसियस का जो शासक था टालमी अपने दूत को भेजता है, डायनोसियस को टालमी भेजता है दूत बना के अशोक के दरबार में। कुछ अन्य इतिहासकार थे, कुछ अन्य यात्री थे जिनका विवरण मिलता है, जिनका साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। प्लिनी की एक पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री इसकी पुस्तक है। इसी में भारत में
भारत व्यापार, जो भारत के व्यापार के बारे में लिखा गया है, इसमें मसालों का व्यापार लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री में मसालों के व्यापार का वर्णन मिलता है, मसालों का व्यापार। बहुमूल्य रत्नों का उत्पादक, बहुमूल्य रत्नों के उत्पादक, उत्पादक। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के बारे में लिखा है नेचुरल हिस्ट्री में, ठीक है, पशु पक्षी। यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि जो प्लिनी ने ये लिखा है नेचुरल हिस्ट्री में कि जो भारत व्यापार करता था उसके बदले में भारत को अत्यंत स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। मतलब भारत में सोने की बढ़त होने लगी और शायद इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया। तो उस समय व्यापार क्या होता था कि यहाँ से मखमल हो गया, कपड़े होंगे, मसालों का व्यापार हो गया, बहुमूल्य रत्नों का जो उत्पादन होता था उसका व्यापार होता था, और बदले में क्या होता तो स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। तो उस समय भारत में सोने की अधिकता बहुत ज़्यादा थी, चरम पे था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा गया भारत को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखा जाए, एक और अज्ञात लेखक, इसका लेखक कौन है अभी इस बात का पता नहीं चला कि इसका लेखक कौन है, लेकिन इस पुस्तक का नाम पता है। इस पुस्तक को हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसमें कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट से नहीं बनना चाहिए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके राइटर का नाम नहीं पता है। ये पुस्तक में मतलब देखा जाए तो लाल सागर का विवरण, किसका, लाल सागर का विवरण मिलता है, लाल सागर का विवरण। और इसी में ध्यान से सुनना, लाल सागर, ये याद रख लीजिएगा, अज्ञात लेखक कौन, इसका लेखक, कोई इसका लेखक अज्ञात लेखक था, किसी यूनानी नाविक के द्वारा ये लिखा जाता है, ठीक है। इसमें भारतीय बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है। लाल सागर का विवरण भारत के बंदरगाहों, व्यापार के बारे में जानकारी मिलती है। भारत से जितनी भी वस्तु निर्यात की जा रही थी उन वस्तुओं की वस्तु सूची भी मिलता है, जितनी भी निर्यात होती थी वस्तु सूची, उसकी भी जानकारी मिलता है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में, ठीक है। तो इसका इतना हुआ आपके, जो भी हमारे यूनानी विदेशी यात्री थे वो भारत आते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ होता है, पूरा ये सार रहा। कल की क्लास में हम देखेंगे, आज थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी, तो कल की क्लास में हम देखेंगे चीनी विवरण और अरबी विवरण, और इस प्रकार से हमारा ये यूनिट, अभी साहित्यिक साक्ष्य भी पढ़ना, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार कंसाइज करके पूरी क्लास का एक लेखा जोखा खाका तैयार कर देते हैं कि हमने ये बताया कि भारत में विदेशी यात्रियों का विवरण अगर देखा जाए, हमने ये बताया कि अगर ये रहा अपना प्यारा भारत, अगर ये हिमालय, इधर चाइना, इधर हमने लिखा यूनान, अगर इधर यूनान की बात हो रही है, यूनानी, इधर देखा जाए तो अरब, ये क्या करते हैं, ये भारत, यहाँ से यात्री आते हैं और यहाँ के बारे में लिखते हैं, और उससे साहित्यिक स्रोत से भारत के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। उसी क्रम में अगर देखा जाए, सब उसी क्रम में सारे, मतलब सिकंदर 326 बीसी में क्या करता है, अटैक करता है, लेकिन अटैक से पहले भी कुछ यूनानी आते हैं, और भारत के बारे में लिखते हैं, उसके साथ भी आते हैं, उससे पहले भी आते हैं। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो यूनानी यात्री, जो पहला ज्ञात यात्री था, स्काई लैक्स आता है, पहला ज्ञात यात्री आता है, इसको सिंधु की खोज में ईरानी शासक ने भेजा था। उसके बाद हिकैटियस आता है, ये क्या करता है, इसकी पुस्तक था जस पीरियड, इसकी एक पुस्तक रहती है जस पीरियड, और जस पीरियड में सिंधु प्रदेश का विवरण मिलता है। तीसरा जो आता है टैसियस क्या होता है, ईरान का राजवैद्य रहता है, क्या रहता है, राजवैद्य रहता है, और ये भारत तो नहीं आता है, राजवैद्य रहता है, ये भारत तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ से जाने व्यापारी और अधिकारियों से मिलता है और भारत के बारे में सुनी सुनाई बात को लिख देता है।
जो काल्पनिक भी कुछ हद तक लगती है। हेरोडोटस क्या होता है, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। ये हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखता है जिसमें भारत और उसमें फारस ईरान के बारे में संबंधों पर लिखा गया है। वही जब 326 बीसी में अटैक करता है तो जब राजा पहले अटैक करते थे अपने साथ साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक, मतलब जितनी भी, क्योंकि देखिए कोई ऐसा तो था नहीं कि आज अटैक करो शाम को वापस आ जाओ, महीनों महीनों सालों सालों तक अभियान चलता था, तो सबको लेके ऐसे जाते थे। उसी के साथ नियार्कस आता है। नियार्कस की जो अपना वो विवरण रहता है स्ट्रैबो और एरियन ने अपनी पुस्तक में लिखा है। उसके बाद सिकंदर की जीवनी लिखता है कौन, अनेसिक्रिटस लिखता है। उसके बाद अरिस्टोबुलस युद्ध का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वार लिखता है। और ये जितने भी उस समय के लेखक थे, ये जितने भी स्रोत मिलते हैं सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में सबसे प्रामाणिक प्राथमिक स्रोत मिलते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि 323 बीसी में बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इधर अफगानिस्तान में बैक्टीरिया नामक प्रांत का शासक बनता है सेलुकस निकेटर। निकेटर सोचता है क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए, और उस समय भारत में एक बब्बर शेर बैठा था। मगध का राजा, एक बड़ी तोप बैठी थी जिसका उस शेर का नाम था बब्बर शेर का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य पर आते हैं आक्रमण करने, लेने तो आते हैं मगध को, लेकिन बिटिया और 4 क्षेत्र को देके चले जाते हैं। और यहीं पे हैरात, कंधार, मकरान, काबुल जैसे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होता है और हेलेना से विवाह होता है। अब फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज इसी को कहा जाता है। कहने का मतलब आप सोचो कि भारत में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का यह अकट राज यहाँ तक फैल गया था। पूरा कंधार, मकरान, हेरात, ये सब पूरा इतना बड़ा क्षेत्र हो गया था। एक ग्रेट सैल्यूट टू चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए इसी के बाद निकेटर का एक राजदूत होता है मेगास्थनीज। क्या होता है, वो जाता है उनके दरबार में और मौर्य काल के प्रशासन के बारे में लिखता है अपनी किस पुस्तक में, इंडिका में। और इंडिका में ही हमें देखने को मिलता है, उसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस लिखता है। और क्या बोलते हैं कि पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा लिखता है। कर के बारे में बताता है 1/4, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में 1/6 बताते हैं। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि कौटिल्य कहते हैं कि भारत में 9 प्रकार के दास हैं। हो सकता है कि यूरोप के उस समय दासों की स्थिति अत्यंत भयावह थी, काफ़ी गिरी हुई स्थिति थी। उस कंपेयर में भारत में जो दासों की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और अच्छी थी, इसलिए उसको ये लगता है कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं है। दूसरी चीज़ कि मतलब 56 नदियों के इंडिका में जिक्र करता है, गंगा सबसे पवित्र नदी बताता है। और इसी में उत्तरा पथमार्ग का जिक्र, जो वर्तमान का जीटी रोड है, वो मौर्यकालीन की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की देन है, उसकी बात करता है। समाज को 7 वर्गों में बांटा है ऐसा बताया गया है किसमें, इंडिका में। दार्शनिक, कृषक, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक, सभासद। उसमें भी सर्वाधिक कौन थे, कृषक थे, किसान थे। उसके बाद उसी में इंडिका मिलता है कि भारत में अकाल नहीं मिल पड़ता है, जबकि पड़ता था भैया बिल्कुल। ये एक लाइन और लिख देता है कि भारतीयों में लेखन शैली का ज्ञान नहीं है, तो उनके जो काका थे कैसे लिख दिए चाणक्य अर्थशास्त्र। बताया हड़प्पा वासियों को लिपि का ज्ञान था, वो अलग बात है कि हम उसे नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये सब आपने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि डाइमेकस आता है, वो एंटीयोकस का राजदूत रहता है, वो बिंदुसार के दरबार में आता है। बिंदुसार कहते हैं कि ये बताओ आए हो, कुछ लेकर नहीं आए हो। तो क्या चाहिए राजन, कहता है कि हमको तो मीठी मदिरा चाहिए भैया, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर खाएंगे, मीठी मदिरा पियेंगे। और दार्शनिक आएगा, दर्शन के बारे में बातें बताएगा। कहेंगे नहीं देखो दार्शनिक व्यस्त है, पहले लो भैया तुम मीठी मदिरा पी लो, सूखी अंजीर खा लो, मस्त खा पी के सो, दर्शन जान के क्या करोगे। अब देखो उसके बाद डायनोसियस, मिस्र का जो शासक था टालमी, उसका दूत रहता है, वो अशोक सम्राट के दरबार में। अशोक उस समय धम्म के प्रचार, धम्म बताऊंगा क्या है, बुद्ध धर्म से संबंधित डिटेल में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो हैंगओवर हो जाएगा। तो धम्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को अलग अलग देशों में भेजा रहता है। उसी के संदर्भ में ये भी आता है, डायनोसियस आता है अशोक सम्राट के दरबार में। प्लिनी के बारे में देखा जाए नेचुरल हिस्ट्री, उसमें क्या करता है, भारत में मसालों का व्यापार, बहुमूल्य रत्नों का उत्पादक, पेड़ पौधे, पशुओं की जानकारी मिलती है, ये सब मिलता है। और उसी में ये बताया है कि भारत में
जो स्वर्ण मुद्राएं अत्यधिक आ रही हैं, और क्योंकि यूरोप से जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी, जितनी भी सोने, क्योंकि देखिए व्यापार के बदले में निर्यात भारत से सामान होता था, और क्या आता था, सोना लिया जाता था। ठीक है। उसके बाद जो एक अज्ञात लेखक की बात होती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, लाल सागर का विवरण मिलता है। इसी में भारतीय बंदरगाहों और व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत से जितनी भी निर्यात की जाने वाली जो वस्तु थी, उनकी वस्तु सूची भी होती है। पूरा कहानी की तरह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक। अब देखोगे टालमी की अगर बात की जाए तो टालमी ने एक और यहाँ जान लो, नोट करके लिख लेना, ज्योग्राफी लिखा है। प्राचीनतम भारत के जो वो भूगोल की जो जानकारी मिलती है वो टालमी की ज्योग्राफी से मिलती है। स्ट्रेबो क्या था, ये भी एक भूगोल का पुस्तक लिखता है, और स्ट्रेबो ये भी लिखता है कि जो मैगस्थनीज इंडिका में लिखा है वो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, इतना भी नहीं था मौर्य साम्राज्य। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि विदेशी यात्रियों का विवरण और लेखकों का विवरण, उसमें हमने देखा कि यूनानियों ने क्या क्या विवरण दिया है, क्या क्या भारतीय समाज के बारे में बोला है, सामाजिक संरचना के बारे में क्या कहा, राजनैतिक संरचना के बारे में क्या कहा, आर्थिक संरचना के बारे में क्या कहा, इस बारे में पूरा एक एक चीज़ बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के आपका इंतज़ार कर रहा है कि लो लिख दो, जल्दी लिख दो कि और अच्छे से बता दिया जाए। तो ठीक है, तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से परेशान ना हो, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको मतलब इस स्तर पे बताया जाए कि कोई भी चीज़, कोई कहीं भी एग्जामिनेशन में कैसा भी फैक्ट, क्या कंसेप्ट भी कहीं से क्वेश्चन घुमाया जाए, तो आपकी तैयारी इस लेवल की हो, इस लेवल की तैयारी हो, तो चाहे एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे रहो, प्रेशर में ना हो, और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो तो लास्ट के 3 लाइन सभी लोग जानते हैं, कहना उचित बार बार नहीं लगता है, तो एक पंच लाइन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बरसात से मुलाकात बस यूं ही नहीं होगी, बरसात से मुलाकात बस यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात बस यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटने के बल भी चलना पड़ता है। तो ठीक है, थैंक यू क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती।